हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लोअर पीसीएस का यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो अपनी साइट पे रिलीज़ कर दिया है। तो आयोग की जो वेबसाइट है उसमें जाइए, आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको डिटेल में जो भी इसके अंदर वैकेंसीज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। हो सकता है आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता हों, लेकिन जिनको पहली बार जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वो बता देता हूँ। इसकी जो विज्ञापन प्रकाशन तिथि 9 अगस्त 2021 ये हो चुकी है। और ऑनलाइन आवेदन यानी आज से आप जो है इस एप्लीकेशन को जो है फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। और 29 अगस्त जो है आपका इसका लास्ट डेट है, यानी हार्डली आपके पास यहाँ से 20 डेज़ का टाइम है। तो 20 दिन के अंदर अंदर आपको इस फॉर्म को फिल करना है। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में हम इसमें बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे नायब तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पहले तो 190 पोस्ट हैं। 190 जो पोस्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चुनिंदा जो होती है वो होती है नायब तहसीलदार की पोस्ट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जैसे बोला जाता है उसके अंदर नायब तहसीलदार की पोस्ट है। 35 इसमें टोटल पोस्ट हैं। 22 सामान्य की हैं, 6 फिर यहाँ पे SC ST और इस टाइप से EWS की यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। तो इसको क्या करना है आपको, जो ये पोस्ट हैं आप इसको जो है एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जाके आप इजीली हर एक पोस्ट को देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 से 4 डिपार्टमेंट ही ऐसे हैं जहाँ पे आपको जो वैकेंसीज़ हैं वो थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ी ज़्यादा मीन्स यही है 30-35 के आसपास, या कहीं पे 20 है। बाकी जो और डिपार्टमेंट है उसमें पोस्टें कम है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, इस टाइप से इसमें कुछ पोस्टें हैं। तो यहाँ पे जो NT की है वो आपकी जो 22 हैं जैसे जनरल की, फिर इसमें 30% का वो वुमेन रिजर्वेशन भी अलग कर देना, उसमें 8 से 10 पोस्टें गर्ल्स की हो जाएंगी। इसी टाइप से होम डिपार्टमेंट, इसमें डिप्टी जेलर। अब यहाँ पे कुछ जो इस टाइप से हैं, जैसे एक्साइज पुलिस वाली वाली हो गई, जैसे डिप्टी जेलर वाली हो गई, इसमें कुछ आपको फिजिकली भी मतलब आपका इसमें है कि आपकी हाइट ये होनी चाहिए, चेस्ट ये होनी चाहिए। तो इसका भी कुछ रिक्वायरमेंट है जो उन्होंने मांगी है, तो इसको भी हम इसको देख लेते हैं। इसमें भी आपकी कितनी 27 पोस्ट हैं, जनरल की इसमें 14 पोस्ट हैं, फिर SC ST और यहाँ पे EWS की यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे ही फूड जो सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट, ओके, सप्लाई इंस्पेक्टर की बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन पोस्टें कम है, क्यों 3 ही पोस्ट हैं यहाँ पे। 28 पोस्ट हैं यहाँ पे टोटल वैसे, लेकिन जनरल की यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। बाकी यहाँ पे 12 पोस्ट जो है 80 SC वालों की होंगी, फिर SC ST और एक पोस्ट इसमें जो है EWS कैटेगरी की है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे आयोग की वेबसाइट में जाके इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। आपको कंप्लीट चीज़ें वहाँ पे जो भी आपको डिपार्टमेंट चाहिए, या फिर आपको जो भी आपकी जो है कैटेगरी वाइज, आपको वहाँ पे ये जो सारी कंप्लीट चीज़ें हैं वो आपको वैकेंसीज वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे पंचायत विभाग हो गया, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, शुगर केन डेवलपमेंट, तो यहाँ पे सारी की सारी ये पोस्ट हैं। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत इनकी शैक्षिक अर्हता की। तो जितनी भी ये सारी पोस्ट हैं उनमें स्नातक ही मांगा गया है, यानी अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, BSc हो, BA हो, तो आप लोग इन फॉर्मों को जो है फिल कर सकते हैं। आप जो है एलिजिबल हैं इन सारी चीज़ों के लिए। हाँ, कहीं पे क्या हो सकता है कि लेट सपोज कल के दिन किसी के मार्क्स इक्वल हो जाते हैं, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाए जहाँ पे दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़े। तो उनके लिए क्या होगा यहाँ पे कि उनके लिए क्या होगा यहाँ पे, या तो एज फैक्टर होगा, या फिर किसी के पास जैसे हो सकता है आर्मी वगैरह में किसी के पास एक्सपीरियंस है 2 साल जिन्होंने सेवा की है, या फिर किसी के पास NCC वगैरह का सर्टिफिकेट है, तो उस बेस पे भी उन्हें वहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकती है। ठीक, अब देखिए जैसे NT का है, तो NT के लिए देखिए यहाँ पे शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए और अधिमानी अर्हता क्या होनी चाहिए। कि एटलीस्ट आपके पास या तो ठीक है, इस जिसके पास स्नातक है वो तो ठीक है, और या तो फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, किसी ने आर्मी वगैरह में जॉब की है 2 साल के लिए प्रादेशिक सेना में। ठीक, तो यहाँ पे बाकी आपके पास जो NCC वगैरह का सर्टिफिकेट, अगर 20 सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप जो है एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ओके, अब देखिए उपकारापाल, तो ये डिप्टी जेलर की जो पोस्ट हैं, तो भाई यहाँ पे भी वही है, आपका हिंदी आपको आनी चाहिए, साथ ही साथ में आपके पास जो है स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अधिमान आर्ता में ये 2 चीज़ें सेम वही हैं जो ऊपर वाली रहती हैं। बाकी देखिए अन्य आर्ता इसमें थोड़ा फिजिकल भी आपको देखना पड़ेगा। 165 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर है, और 157 सेंटीमीटर है अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए। ओके, और प्रवर्तित क्षेत्र को छोड़कर सभी के लिए जो सीने की माप है वो 78 सेंटीमीटर है, और फुलाने पे आपका 83 होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो है, जो हिल एरियाज़ के जो एस्पिरेंट्स होंगे उनको थोड़ा यहाँ पे छूट दी गई है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनके लिए, गर्ल्स के लिए भी 152 सेंटीमीटर वैसे हाइट है, लेकिन फिर अगेन वही हिल एरिया वाला अगर लगा दोगे सर्टिफिकेट तो उसमें फिर आपको 147 से आपका काम बन जाएगा। एटलीस्ट जो आपका वेट है वो 45 आपको यहाँ पे केजी होना चाहिए। अगेन फिर यहाँ पे भी जैसे ये वाली सारी चीज़ें हैं, शैक्षिक अर्हता सब में वही है, अधिमान अर्हता जो है वो भी सब में वही होने वाली है।
इसमें भी विपणन निरीक्षक में भी वही सारी चीज़ें होती हैं, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है इस वाली पोस्ट के लिए। आबकारी में भी जो एक्साइज पुलिस वगैरह होता है उनमें जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए भी आपको स्नातक होना चाहिए या फिर अधिमानार्थ, अभी वही दोनों की दोनों हैं। आपके सेना में 2 वर्ष का यहाँ पे अनुभव या फिर आपके पास एनसीसी वगैरह का सर्टिफिकेट। और देखिए यहाँ पे ऊंचाई क्या है, सामान्य की 167 है और जो फीमेल है उनके लिए 152 है। अगेन वही अब हिल एरिया वाला लगा दोगे तो पर्वतीय वालों के लिए 162 हो जाता है और महिला के लिए 147। तो यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज भी है, अगर आपके पास अगर हिल एरिया का सर्टिफिकेट नहीं है तब तो आपको 160 चाहिए, महिला को 147 चाहिए। और अगर आपके पास प्रवृत्ति वाला है तो फिर महिला के लिए तो सेम ही है 147 और जो आपके पुरुष हैं मेल हैं तो उनके लिए 162। ओके नहीं ऐसा नहीं है, सामान्य के लिए 162 बोला गया यहाँ पे, ठीक है। और जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं एससी कैटेगरी में उनके लिए 160 है, मतलब उनके लिए तो और कम है। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो चेस्ट होनी चाहिए आपकी 78 होनी चाहिए, फुलाई जाने पर 83 होना चाहिए। जो कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनका जो है थोड़ा कम है। और अगर आपके पास हिली एरियाज़ हैं तो फिर अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, फिर आपके लिए ये कम हो जाती है। तो ओवरऑल ये सारी की सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। बाकी गन्ना पर्यवेक्षक वाला जो है शुगर के में जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे जो शैक्षिक अर्हता मांगी गई है वही वो एग्रीकल्चर मांगी गई कि एग्रीकल्चर से आपका जो ग्रेजुएशन है वो हो या फिर आपने मास्टर डिग्री कोई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से की हो तो फिर बाकी जो है आप इसे कर सकते हैं। बाकी अधिमान अर्हता देखिए यहाँ पे अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती मामले में इनको अधिमान दिया जाएगा, यानी जिन्होंने सेना में 2 साल का जिनके पास अनुभव हो या फिर जिनके पास एनसीसी 20 सर्टिफिकेट हो फिर उन्हें जो है वहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाती है। अगेन वही है गन्ना विकास, इसके लिए भी आपको जो है एग्रीकल्चर में आपके पास जो ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री अगर आपके पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो फिर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो हैं आप आयोग की वेबसाइट पे जाके आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं। थोड़ा हम इसके जो एज की बात करते हैं तो देखिए एज जो इसमें है ना वो 43 ईयर्स तक मांगी है, यानी 41 से लेकर 43 ईयर्स अगर आपकी एज है तो आप फील कर सकते हैं। यानी आपका 1 जुलाई 2000 बाद के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 2 जुलाई 1978 इससे पहले आप जन्म, मतलब इससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, यानी 1978 के 2 जुलाई 1978 के बाद का ही आपका जन्म होना चाहिए। तो फिर आप जो है इस फॉर्म को ईजिली फिल कर सकते हैं। लगभग 43 ईयर्स के आसपास से इसकी जो है आपकी जो एज है वो रखी गई है। बाकी अगर हम इसमें सिलेबस की बात करें, फ़ीस वही है इसकी 150 रुपीज़ फ़ीस होती है जनरल में। बाकी यहाँ पे कैटेगरीज वाइज जो इसकी फ़ीस है वो कम होती चली जाती है, 60 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसमें हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहता है। तो देखिए इसका जो सिलेबस है इसमें पहला होता है एक प्री पेपर, फिर होता है मेंस एग्ज़ाम। तो जो प्री वाला पेपर होता है उसमें आपका आता है 150 मार्क्स का वो पेपर होता है जिसमें आपका जनरल स्टडी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। 150 में से 50 मार्क्स का आपका आता है एप्टीट्यूड और जिसमें मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह आ जाता है 50 मार्क्स का। और जो 100 मार्क्स का होता है उसमें कंबाइन आता है, आपका जीएस आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, हिंदी वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं आपके जीएस वाले पेपर के अंदर। तो वो पूरा कंप्लीट 100 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का उसमें आपका एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स आता है। तो टोटल 150 मार्क्स का बनता है, 2 घंटे का वो पेपर होता है। 150 में ये प्री का पेपर सिलेबस है। मेंस एग्जाम में क्या आता है, आपके 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और एक होता है ऐसे राइटिंग का। तो जनरल साइंस का जो पेपर होता है 200 मार्क्स का वो पेपर होता है। 3 घंटे का आपके पास समय होगा, 20 क्वेश्चन उसके अंदर हो गया। जनरल साइंस भी इसमें जो जनरल स्टडी वाला पेपर होता है उसमें स्कीम्स वगैरह बहुत पूछी जाती है। 2016 का पेपर उठा के देख लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं उसको आपको दिखा दूंगा। तो स्कीम्स वगैरह बहुत पूछी जाती हैं और इतना बहुत टिपिकल टाइप का पेपर नहीं होता। इट मीन्स अगर आपने अगर पीसीएस या फिर अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो इजीली इस पेपर को क्वालिफाई कर सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा लिखने को नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमें ज्योग्राफी हो गया या फिर हिस्ट्री वगैरह के बारे में बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, तो नहीं होता। बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक होते हैं उनके ऊपर लिखना होता है। ऐसे राइटिंग में भी वही है, ऐसे राइटिंग जो करंटली चली रहा है 4 से 5 टॉपिक अपना क्लियर कर लीजिए, 7 से 8 टॉपिक पे लिख लीजिए, उनसे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। यानी प्रीवियस ईयर के जितने भी आप ऐसे राइटिंग उठाएंगे लगभग अगर आप वो भी करके चले जाओगे तो तब भी आप इसमें इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे फीमेल में आ जाता है कि महिला सशक्तिकरण पे आपको लिखने को आ जाएगा, तो थोड़ा तोड़ मरोड़ के ना उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस करके वही ऐसे वगैरह आ जाता है। तो ओवरऑल ये है भाई इसके अंदर। और बाकी लास्ट में इसमें होना है एक इंटरव्यू, 50 नंबर का आपको इंटरव्यू होना है। तो इस बेस पे आपका जो है मेरिट डिसाइड होनी है। तो इसका जो प्री पेपर है, प्री पेपर थोड़ा निकालना आसान भी नहीं है लेकिन आसान भी है, क्योंकि 50 नंबर की तो मैथ्स और रीजनिंग आती है। तो जिसकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी नहीं है उनके लिए थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। मैथ्स रीजनिंग जिसकी अच्छी है वो थोड़ा प्रॉफिट में चला जाता है, तो फिर प्री जो है निकलना आसान हो जाता है। तो जो लोग बिल्कुल नॉन
बैकग्राउंड वाले, यानी जिनकी साइंस नहीं थी या फिर जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं थी, तो उनके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि 50 नंबर लाने जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्क्स जो होते हैं, जहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है, स्कोरिंग पार्ट जो होता है वहाँ पे कम आता है। तो इसलिए जो है आज से ही, अभी से ही आप लोग इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हार्डली 3 मंथ का टाइम होने वाला है। 3 महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है 3 से 4 महीने आप मान के चलिए इसका पेपर हो जाना है। बाकी उसके बाद 3 महीने ही आपके पास समय होगा इसका मेंस लिखने के लिए, क्योंकि एक बार जब ये वैकेंसी निकल जाती है तो उसके बाद आयोग जो है इसको बहुत फटाफट फटाफट से इस जो ये प्रोसेस है इसको कंडक्ट करवाता है, और ऑलरेडी इसको बहुत समय हो गया है। तो इसके लिए आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप लोग जो है इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, जो लोग भी इसके वेट अभी तक कर रहे थे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।